हेलो बच्चों, क्या हाल चाल? सब बढ़िया। मैं भी बहुत बढ़िया। काफी दिनों के बाद थोड़ा सा रिलैक्सेशन फील कर रहा हूँ, क्योंकि 1 महीने बाद हम क्लास ले रहे हैं और 1 महीने क्या क्या हुआ है उसकी कहानी बहुत लंबी है। उस पर ना जाते हुए, क्योंकि हमें कोर्स कंटेंट के बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं। पहले हमारी डेडलाइन थी कि 15 अक्टूबर तक हम अपने कोर्स कंटेंट को कंप्लीट करेंगे, लेकिन अब थोड़ा सा हमें इसको डिले करना पड़ेगा, क्योंकि टाइम 1 मंथ हमारे पास निकल चुका है, जो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट था, जिसमें हमारा कोर कंटेंट कंप्लीट हो जाना चाहिए था, बट शायद किसी मेडिकल प्रॉब्लम की वजह से ये हम ना कर पाए। बट कोई नहीं, अभी भी हमारे पास टाइम है यार। इन पूरा अभी सितंबर के 10 डेज है। इस सितंबर के अंदर आपका कोर्स कंटेंट थोड़ा सा स्लो चलेगा, यानी कि जो टॉपिक चल रहा है वो खत्म होगा और पार्टनरशिप के अंदर हम क्या करेंगे, इंट्रोड्यूस कर चुके होंगे। इन्हीं सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए जो हमारा अक्टूबर का मंथ है, दिवाली की छुट्टियां हैं, लेकिन कोई नहीं, हमें दिवाली भी मनानी है, साथ के साथ हमें पढ़ाई को भी मेंटेन रखना है। तो डेफिनेटली आपको ज्यादा टेंशन नहीं लेनी, बट आपको बस एक ही काम अब करना है कि जो शायद पहले आपको थोड़ा सा 1 मंथ या 1.5 मंथ आपको टाइम मिलता प्रैक्टिस के लिए, वो शायद अब आपका कहीं ना कहीं यहाँ से क्या होगा, खत्म हो चुका है। यानी अब आपको प्रैक्टिस साथ के साथ करनी है। कोई डाउट से है तो डेफिनेटली मुझे बताइएगा, संडे सैटरडे बैठ करके मैं आपके डाउट को भी डेफिनेटली क्लोज करूंगा। ठीक है, चलिए अपना टाइम ज्यादा ना लगाते हुए अपने अपने मुद्दे पर बात करते हैं, क्योंकि आज हम जो हमारा सेशन चल रहा था, एक सेशन में ऑलरेडी इंश्योरेंस क्लेम के ऊपर ले चुका हूं। अब मैं इस सेशन को आगे बढ़ाऊंगा, क्योंकि मैंने आपको एवीसी एनालिसिस में बात क्लियर कर दी थी कि आपका ब्रांच और इंश्योरेंस क्लेम एक रेगुलर बेसिस पर हर अटेम्प्ट में आया है। तो यानी कि इससे 7 मार्क्स का क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनता है, उसी 7 मार्क्स के लिए कोशिश जारी है। अभी हम थोड़ा थोड़ा सा थ्योरेटिकल हमने बात लास्ट सेशन में कर ली थी, तो मैं उस चीज की तो बात नहीं करूंगा कि हमारे पास इंश्योरेंस क्या होता है, कितने प्रकार के होते हैं। ये सारी बातें डेफिनेटली मैंने कर ली थी। मैं सारी बातों को देखते हुए जाते हुए मैंने बोला कि जो हमारे कोर्स कंटेंट का पार्ट है, जो हमारे जो कोर सब्जेक्ट है, जो कोर्स कंटेंट का पार्ट है हमारे पास, जो कोर कंटेंट है वो बेसिकली हमारे पास है कौन सा बेटा, हमारे पास है फायर इंश्योरेंस। हम इसकी बात कर रहे थे कि हम जो हमारे सिलेबस के अंदर पढ़ाने वाले हैं वो आपके पास फायर इंश्योरेंस की बात करेंगे। फायर इंश्योरेंस, जब भी कोई फायर होता है, किसी बिजनेस में आग लग जाती है, तो बिजनेस में आग लगने के दो प्रकार के नुकसान आपको देखने को मिलते हैं। एक तो ऐसा नुकसान जो हमें क्लियर दिख रहा है कि भैया ये हमें क्लियरली नुकसान हो गया। कुछ ऐसे नुकसान होते हैं जो डायरेक्टली दिखते तो नहीं है, लेकिन इम्प्लाइडली कहने के उनका इम्पैक्ट बहुत बड़ा बिजनेस पर भी आ रहा होता है। जैसे मैं एग्जाम्पल के लिए आपको थोड़ा थोड़ा समझाता हूँ। डायरेक्ट लॉस जिसको बोलते हैं हम लोग, एक इनडायरेक्ट लॉस बोलते हैं। हम टेक्निकल वर्ड की बात करें, डायरेक्ट लॉस का मतलब ऐसा नुकसान जो हमें दिख रहा है, क्लियर कर दिख रहा है, जैसे कि इन्वेंट्री की थी, दुकान में स्टॉक रखा था, फर्नीचर था, जो भी दिख रहा था सब जल गया, जल के राख हो गया। मेरी बात क्लियर है? इसको बोलते हैं डायरेक्टली। जो डायरेक्टली दिख रहा है कि भैया ये तो जल गया है, इस पर किसी प्रकार का हमें नहीं दिख रहा कि कुछ बचा हुआ है, तो वो बोलते हैं डायरेक्ट लॉस। एक ऐसा लॉस होता है कि जो हमने देखा है, जो दिख रहा है, उसके अलावा भी अब आपके बिजनेस पर इम्पैक्ट आएंगे, उनका इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं आपको बिजनेस में लॉस होता है। जैसे मैंने क्या बोला, स्टॉक जल गया और आपके असेट्स का कोई भी नुकसान हुआ है, असेट्स का कोई भी नुकसान हुआ जो फिजिकल एग्जिस्टेंस में थी, वो आपकी क्या हो गई, जल चुकी हैं। तो उन सब की बात करते हैं डायरेक्ट के अंदर, और इनके अलावा जो इम्पैक्ट की वजह से हमारे बिजनेस पर जो इम्पैक्ट आया है, उसको बोलते हैं इनडायरेक्ट लॉस। जैसे आपके दुकान में आग लग गई, तो अब ये डेफिनेटली दुकान को रिनोवेट कराना पड़ेगा। आप इसमें इमीडिएटली, ऐसा तो नहीं दुकान लगी शाम को राख पहुंची और आपने दुकान को वापस सेटअप कर दिया और दुकान कल से वापस धंधे पर आ गई, ऐसा नहीं हो सकता है। इस वजह से क्या करना पड़ेगा, हम लोगों को इस दुकान को कुछ टाइम के लिए रिलोकेट करना पड़ेगा, हमें चेंज करना पड़ेगा, हमें लोकेशन चेंज करनी पड़ सकती है। हो सकता है बगल की दुकान मिल जाए, हो सकता है कि हमें एक गली के बाद मिले, हो सकता है कि मार्केट ही चेंज करना पड़ जाए 2 से 3 महीने के लिए। जब हम दुकान चेंज करेंगे डेफिनेटली, तो वहां पर कस्टमर का भी इम्पैक्ट आएगा। जो कस्टमर इजीली हमारे पास ऐसे लोकेशन पर आता था, वो उस लोकेशन पर नहीं जा पाएगा, ये भी इस पर इम्पैक्ट आएगा। दूसरा, आपने एक नई दुकान किराए पर ली तो उसका भाड़ा भी जाएगा, उस पर खर्चे भी बढ़ेंगे डेफिनेटली। तो यानी इस तरीके की हम चीजों को देखें, तो उस चीज का इम्पैक्ट जो इनडायरेक्टली है, आपके खर्चे बढ़ गए जो नहीं बढ़ते, यदि आग नहीं लगती वो खर्चे नहीं बढ़ते। दूसरा, आपके प्रॉफिट का भी नुकसान हो गया। जो सेल आपके यहाँ पर कंटिन्यूअसली चल रही थी, वो सेल डेफिनेटली नई लोकेशन पर अब आपकी उस पर इम्पैक्ट आ रहा होगा।
उसको बेसिकली जो हमारी टेक्निकल वर्ड है उसको इंडेमिनिटी पीरियड बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? इंडेमिनिटी पीरियड बोलते हैं। इंडेमिनिटी पीरियड बेसिकली लॉ बोलता है कि 6 मंथ का मैक्स टू मैक्स हो सकता है। मेरी बात समझ में आ रही है? यानी कि यहाँ पर लॉ बोलता है इंडेमिनिटी कोई पीरियड है, तो आप जिस दिन आपकी आग लगी है उस आग लगने से लेकर के 6 महीने तक का मैक्स टू मैक्स हम क्या मानेंगे? इंडेमिनिटी पीरियड। कभी एमसीक्यू में आ जाए तो इस बात को नोटिस पर रखना कि इंडेमिनिटी पीरियड कितना होता है बेटा? मैक्स टू मैक्स 6 महीने का होता है। अब सर मान लो कि आपका इंडिमिनिटी पीरियड एक्चुअली में आपका 8 महीने उसका आपके बिजनेस पर इम्पैक्ट आया है। आपके इंडिमिनिटी पीरियड कितना आ रहा है? बेसिकली 8 महीने का, लेकिन यहाँ पर लॉ आपको अलाउ कितना करता है? 6 महीने का। तो इन 6 महीने के लॉ जो 6 महीने जो खर्चे हुए हैं, जो नुकसान हुआ है, उसकी इंश्योरेंस में कवरेज होती है। 6 महीने के ऊपर की यहाँ पर आपके इंश्योरेंस के दायरे से बाहर चला जाता है। यदि 6 महीने के बाद के खर्चे नुकसान आप इंश्योरेंस क्लेम में सबमिट करते हो तो वहां पर इंश्योरेंस कंपनी आपको उन क्लेम को क्या कर देगी? रिजेक्ट मार देगी। मेरी बात क्लियर है? तो यानी कि एमसीक्यू आ जाए कि इंडेमिनिटी पीरियड मैक्स टू मैक्स कितना हो सकता है? 6 मंथ का मान लो, लेकिन तुम्हारे बिजनेस को 3 महीने ही इंपैक्ट आया, उसके बाद ऑटोमेटिक उस सिचुएशन में आ गया जिस सिचुएशन में आग लगने से पहले का बिजनेस चलता था। तो यहाँ पर कंपनी, यहाँ पर इंश्योरेंस कंपनी बोलती है कोई प्रॉब्लम नहीं है, 6 महीने का मैक्सिमम है, 3 महीने का आपको इंडेमिनिटी पीरियड हुआ है तो डेफिनेटली 3 महीने का आपका आप टोटल जितने भी लॉस हैं, जितने भी आपके खर्चे हुए हैं, सारे सारे इंश्योरेंस में कवर होंगे यदि आपने पॉलिसी ले रखी है तो। मेरी बात क्लियर है? तो लॉस कितने प्रकार के होंगे? 2 प्रकार के। एक होंगे मेरे पास डायरेक्टली, दूसरे होंगे इनडायरेक्टली। अब मैं डायरेक्ट लॉस की बात करता हूं। डायरेक्ट लॉस बोलता जितना अवेलेबल था, जितने का अवेलेबल था। मेरी बात समझ में आ रही है? जितना अवेलेबल था, जितने का अवेलेबल था, उसका हमें नुकसान हुआ है। मेरी बात क्लियर है? इसी को क्या बोलते हैं मेरे बच्चे? इसी को क्या बोलते हैं हम? एक्चुअल लॉस। क्या? जितना अवेलेबल था, जितने का अवेलेबल था। अब सर हमने कितने में लिख रखा है वो मैटर नहीं करता। एज पर आपके अकाउंटिंग स्टैंडर्ड भी आपको देखना पड़ेगा कि जो आपने इन्वेंट्री वैल्यू की हुई है उस वैल्यू का आपने क्या प्रैक्टिस मेंटेन किया हुआ वो उस पर डिपेंड करेगा। मेरी बात क्लियर है? स्टॉक की वैल्यूएशन हमेशा और हमेशा डिपेंड ऑन योर प्रैक्टिस, आपकी प्रैक्टिस पर डिपेंड करेगा। बट आपको स्टैंडर्ड के हिसाब से उसकी वैल्यूएशन करनी है। तो मैंने बोला कितना पड़ा, कितने का पड़ा, हमें उसी की वैल्यूएशन करनी है यहाँ पर, ठीक है? और उसी के आधार पर हमें क्लेम का बात करना है। फिर मैंने बोला लॉस ऑफ स्टॉक एंड असेट्स ऑफ द बिजनेस, इसकी भी मैंने बात की थी और 1 से 2 एग्जांपल मैंने आपको यहाँ पर दिए थे। इसके साथ साथ मैंने आपको एवरेज क्लोज भी बोला था। एवरेज क्लोज का मतलब ये कितना नुकसान हुआ, कितना नुकसान हुआ और कितने का आपका माल जला। आपको देखना पड़ेगा कि जितने का आपको एक्चुअल नुकसान हुआ है और जितने की आपने इंश्योरेंस पॉलिसी ले रखी, जितने का माल पड़ा था, उसके हिसाब से आपको देखना पड़ेगा। एवरेज क्लोज का मतलब ये होता है कि आपने जितने प्रोपोर्शनेट का इंश्योरेंस क्लेम यानी इंश्योरेंस पॉलिसी ले रखी है, आपको उसी प्रोपोर्शन में उसका क्या मिलने वाला है? क्लेम मिलने वाला है। ठीक है? इसके बारे में डेफिनेटली मैंने यहाँ पर कुछ पैरामीटर्स पर बात की थी और उन्हीं पैरामीटर को आपके दिमाग में रखते हुए स्टेप में मैंने लिखाया था। सबसे पहले स्टेप बोला था कि सबसे पहले आपको लॉस का कैलकुलेशन करने के लिए ये निकालना पड़ेगा कि जिस दिन आग लगी थी उस दिन आपकी दुकान में कितने का माल पड़ा था। अब माल कितने का पड़ा था इस बात की कैलकुलेशन करने के लिए हमारे पास अलग अलग पैरामीटर्स हो सकते हैं, अलग अलग तरीके से इंफॉर्मेशन हो सकती है। सर इंफॉर्मेशन का मतलब क्या है? इंफॉर्मेशन का मतलब मेरे बच्चे कि आपके पास यदि रिकॉर्ड मेंटेन है टिल द डेट, यदि आपके रिकॉर्ड नहीं जले हैं तो आपको कैलकुलेशन करना आसान है कि भैया इतना हमने पढ़ा था, इतना खरीदा था, इतना बेचा, ये बैलेंस पड़ा होगा और उसमें से अभी हमने इतने का बचा लिया है तो एक्चुअल नुकसान हो गया इतने का। ये काम बेहद आसान है। जैसे मैं आपको छोटा सा एग्जांपल ले लूं यहाँ पर आके, मैंने क्या कहा था? मैंने कहा था जैसे आपने क्या बोला कि भैया ओपनिंग स्टॉक पड़ा था 10,000 का, आपने इतने का माल खरीदा था, परचेज थी 1 लाख रुपए की, जिसमें से आपने बेच दिया था मान लो 60,000 का। तो मुझे बताओ स्टॉक में कितने का माल अवेलेबल होना चाहिए एट द डेट ऑफ द फायर, यदि आपके पास रिकॉर्ड मेंटेन हो रखे हैं तो। हमारे पास हो गए 1,10,000, 1,10,000 में से 60,000 हटा दो यानी 50,000 का इन्वेंट्री हमारे स्टॉक में पड़ा होगा। जिस दिन आग लगी थी दुकान में उस दिन माल था 50,000 का, जिसमें से आपको पता है कि हमने 20,000 रुपए का माल बचा लिया है, तो इसका मतलब 30,000 का नुकसान हो गया। दैट इज एक्चुअल लॉस। मेरी बात क्लियर है? लेकिन हमारे पास रिकॉर्ड मेंटेन ही नहीं है। लेकिन हमारे पास रिकॉर्ड क्या नहीं है? मेंटेन ही नहीं है। तो थोड़ी सी कैलकुलेशन में क्या हो जाएगी? प्रॉब्लम्स क्रिएट होना स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है ना? तो उस केसेज के अंदर हमने अलग अलग तरीके से चीजों को सीखा था और उसी चीज को हम आगे बढ़ाते हो अपने एग्जाम्पल्स को आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहले मैंने क्या बोला था कि हमें सबसे पहले बताओ क्या निकालना है मेरे बच्चे?
सबसे पहले बताओ हमें क्या निकालना है। सबसे पहले निकालना है हमें, हैंग कैसे हो रहा है, एक सेकंड को मेरे बच्चे। इस सेकंड रुक जाओ, हटने जाके। नहीं ये नहीं हट रहा, चलिए कोई दिक्कत नहीं। मैंने बोला था कि सबसे पहले हमें ये निकालना है कि हमारे पास जिस दिन आग लगी थी उस दिन हमारे पास स्टॉक कितने का पड़ा था, कितने की क्वांटिटी अवेलेबल थी, वो हमें देखना है। दूसरा हमें ये देखना है कि भैया हमें एक्चुअल लॉस कितना हुआ। एक्चुअल लॉस निकालने का सिंपल सा था, जितना हमारे पास स्टॉक अवेलेबल था एट द डेट ऑफ फायर, उसमें से जितना हमने गुड्स बचा लिया है, सेव कर लिया है, सेल्वेज वैल्यू को आप से हटा दोगे, जो बचा कुचा गुड्स है वो आपका एक्चुअल में की लॉस हो गया है। फिर आपको क्लेम मिलने के लिए आपको देखना पड़ेगा कि जितने का आपको एक्चुअल नुकसान हुआ है और जितने का आपने पॉलिसी ले रखा है विच एवरेज लोअर, यानी कि आपको देखना पड़ेगा कि जिस प्रोपोर्शन में आपने क्या ले रखी पॉलिसी ले रखी सिमिलर उसी पैटर्न पर, उसी प्रोपोर्शन में आपको क्लेम भी मिलेगा। यदि क्वेश्चन के अंदर एवरेज क्लोज नहीं है तो आपको जितना नुकसान हुआ है उतना ही उतना पूरा पूरा क्या मिल जाएगा, क्लेम मिल जाएगा, यदि एब्सेंस ऑफ द क्या है, एवरेज क्लोज है। या फिर आपको बस क्वेश्चन के अंदर अमाउंट ऑफ पॉलिसी दे रखा है कि आपको सफिशियंट वैल्यू की आपने पॉलिसी दे रखी है, उस केस के अंदर भी आपको जितना एक्चुअल लॉस हुआ है उतना एक्चुअल लॉस का बराबर क्या मिल जाएगा, आपको क्लेम मिल जाएगा। ये मैंने कुछ एग्जांपल्स किए थे। एवरेज क्लोज के बारे में भी बोला था कि एवरेज क्लोज होता क्या है, उसके बारे में डेफिनेटली बात की थी, कब अप्लाई होता कब अप्लाई नहीं होता है। एवरेज क्लोज बेसिकली तभी लगता है जब आपके अमाउंट ऑफ पॉलिसी क्या है, लेस देन क्या है मेरे बच्चे, इंश्योरेबल अमाउंट है। इंश्योरेबल अमाउंट का मतलब है जिस दिन आपके दुकान में जितने का माल पड़ा था वही आपकी क्या होती है, इंश्योरेबल पॉलिसी होती है। ठीक है ना। इसके अलावा यदि आपके पास क्या है मेरे बच्चे, यदि आपके पास जो इंश्योरेंस पॉलिसी है वो इंश्योरेबल अमाउंट से ज्यादा है या इसको इक्वल है तो उस केस के अंदर आपका एवरेज क्लोज अप्लाई नहीं होता है। ठीक है ना। चलिए, इसके बाद हमने फॉर्मूला भी बताया था कि क्या होता है, डेफिनेटली इसके बारे में हमने बात की थी। परसेंटेज ऑफ निकाल लो कितने की पॉलिसी ले रखी है और उसी परसेंटेज का लॉस पर क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो। इसको डेफिनेटली लास्ट सेशन जिस बच्चे नहीं देखा डेफिनेटली पहले उसको देखेगा, आपको मजा आ जाएगा और उसके बाद हम चीजों को आगे बढ़ाएंगे। इसी चीज को आगे बढ़ाते हुए मेरे सामने एक क्वेश्चन है, स्क्रीन पर दिखा हुआ है, बड़ा ही प्यारा सा क्वेश्चन है। मैं क्लास में कोशिश करूंगा कि 100% कंसेप्ट क्लियर यहाँ पर आपके हो जाए, लेकिन हो सकता है कि मैं बहुत सारी चीजों को छोड़ दूं। यदि आपके दिमाग में चीजें आए तो डेफिनेटली मेरे साथ कनेक्ट जरूर कीजिएगा कि जिससे आपकी डाउट सारे क्या हो जाए, खत्म हो जाए। चलिए, मैंने आपके एक स्क्रीन पर क्वेश्चन डाला है ऑन 1 अप्रैल 2024, क्योंकि कंसेप्ट इतना ही है कि भैया आपको सबसे पहले ये बताना है कि नुकसान कितने का हुआ है, और नुकसान कितने का हुआ फिर उसके आधार पर हम डिसाइड कर पाएंगे कि क्लेम कितना मिलेगा। चलिए, हमारे पास स्क्रीन पर बड़ा ही प्यारा सा क्वेश्चन है, उसी उसी क्वेश्चन को थोड़ा आगे बढ़ाते हुए हम देखते हैं कि हमारे पास क्या है। ऑन 1 अप्रैल हमारे पास क्या है, ऑन 1 अप्रैल 2024 ए ट्रेडर टुक आउट ए फायर पॉलिसी कंटेनिंग एन एवरेज क्लोज। बोल रहा है कि भैया हमने एक इंश्योरेंस पॉलिसी ले रखी है और इंश्योरेंस पॉलिसी बेसिकली एवरेज क्लोज के हिसाब से चलती भी है, तो उसमें एवरेज क्लोज ऑलरेडी है। कवरिंग हिज स्टॉक फॉर 15 लाख, यानी कि अमाउंट ऑफ पॉलिसी है कि इतने रुपए की आपने पॉलिसी ले रखी है, यानी इतने तक का लॉस आपका कवर है। हिज प्रैक्टिस वॉज टू प्लेस हिज सेलिंग प्राइस एट कॉस्ट 33.33 यानी 1/3 ऑन कॉस्ट, पर आपके पास क्या देखिए, आपका ग्रॉस प्रॉफिट की रेट दे रखी है। ही क्लोज हिज बुक्स ऑफ 31 मार्च ऑफ एवरी ईयर, यानी कि आपके 31 मार्च को बुक्स ऑफ अकाउंट्स आपके बंद होते हैं। ऑन 31 December 2024 a fire broke out a premises and destroy his stock, the value of sale of his stock 6 lakh. During the practice of 9 month preceding the fire his purchase अमाउंटेड 61 इतने इतने का। मैं इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन को ना मैं इसी के नीचे पुट करना चाहता हूं बेसिकली ना, लेकिन मैं चाहता हूं कि पहले इसकी सारी इंफॉर्मेशन भी मैं लिख लूं, जिससे मेरे पास जो क्वेश्चन का सॉल्यूशन है वो बेहद आसान हो जाए, क्योंकि मुझे क्वेश्चन की इंफॉर्मेशन को लिखना पहले बेहद जरूरी है। देखिए, क्वेश्चन बड़ा ही आसान है। क्वेश्चन बोल रहा है कि भैया देखो, आपका 1 अप्रैल 2023 को ईयर स्टार्ट होता है, 31 मार्च को 2024 को क्लोज हो जाता है,
और 31 दिसंबर 2024 को आपके बिजनेस के अंदर प्रेमाइसेज पर आग लग जाती है। इसके बीच की हमारे पास इंफॉर्मेशन दे रखी है। इंफॉर्मेशन क्या बोलता है? सबसे पहले तो ये बोलता है कि जो अमाउंट ऑफ पॉलिसी है, अमाउंट ऑफ जो पॉलिसी है वो दे रखी है 15 लाख की, 15 लाख की दे रखी है। ठीक है। इसके बाद बोल रहा है कि जो आपका सेल्वेज वैल्यू है, जो आपने इंश्योरेंस ले रखा है और आपने इन्वेंट्री जो बचाई वो है 6 लाख की। आगे बोला गया कि ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ 9 मंथ प्रिसीडिंग द फायर हैज परचेज अमाउंट टू 6100। ओ माय गॉड, ये क्या बोल रहा है? ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ 9 मंथ प्रिसीडिंग द फायर, जिस दिन आग लगी थी उससे 9 महीने में, यानी कि मैं ऐसा कह दूं दिस पीरियड 9 मंथ है, इस पीरियड के बीच में बोल रहा है कि जो आपने परचेज की है ना, वो आपने 61 लाख की है। मेरी बात क्लियर है? आगे लिखा हुआ है एंड सेल किए 84 लाख की, और बोला सेल किए आपने 84 लाख की। आगे कुछ और भी लिखा हुआ है, ऑन हिज स्टॉक ऑन 1 अप्रैल 2024। यहां पर जो ओपनिंग स्टॉक था, ओपनिंग स्टॉक की वैल्यू आपके पास क्वेश्चन में 20 लाख की, तो मैं यहां लिख दूं ओपनिंग स्टॉक कितने मेरे बच्चे? 20 लाख की। ठीक है। 20 लाख का प्रिपेयर स्टेटमेंट शोइंग द अमाउंट ऑफ क्लेम, आपको अमाउंट ऑफ क्लेम निकालने के लिए कैलकुलेशन करनी है। मैं इस चीज को पैरामीटर पैरामीटर के लिए यहां पर डालता हूं, क्योंकि आपको प्रेजेंटेशन पता होना चाहिए। जब भी आप एग्जाम में क्वेश्चन करो तो आप कोशिश करो कि स्टेटमेंट बना करके चलो, जिससे आपकी जो कैलकुलेशन है ना मेरे बच्चे, वो बेहद आसान हो जाएगी। ठीक है। तो चलिए मैं फटाफट से यहां पर एक, ये मेरे पास इसकी बेसिक इंफॉर्मेशन है। बेसिकली मेरे पास बेसिक इंफॉर्मेशन प्रीवियस ईयर है। ये प्रीवियस ईयर 2023 से लेके 24, यहाँ की ओनली फॉर जो इंफॉर्मेशन है वो दे रखा रेट ऑफ जीपी, और वो 1/3 ऑफ कॉस्ट है। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं आपको चीजें और बताऊंगा। ठीक है। बाकी इंफॉर्मेशन हमारे इस वाले पीरियड से रिलेटेड है। ये हमारे पास करंट ईयर, और याद रखना हमेशा और हमेशा के लिए आपके लिए इंफॉर्मेशन ओनली फॉर और ओनली फॉर करंट ईयर की ही रिलेवेंट होंगी। हम यदि प्रीवियस ईयर की इंफॉर्मेशन को ले रहे हैं तो वो ओनली फॉर तभी इस्तेमाल करेंगे जब हमारे पास कोई चीज मिसिंग में है। सर मिसिंग में आपने मेमोरेंडम में बनाया था, ट्रेडिंग में बनाया था, पिछले साल ट्रेडिंग बनाया था आपने, करंट का मेमोरेंडम बनाया था, तो आप तो मेमोरेंडम यूज करने के लिए बात कर रहे हो। करंट जो ट्रेडिंग अकाउंट बनाया था प्रीवियस ईयर का, उसकी तो बात ही नहीं कर रही। बट पिछले सेशन में आपने ट्रेडिंग अकाउंट का भी इस्तेमाल किया था। मैंने मेरे बच्चे जब किया था जब मेरे पास करंट ईयर की मेमोरेंडम को पूरा करने के लिए मेरे पास प्रॉपर इंफॉर्मेशन नहीं थी, तो मैं पिछले ईयर के डेटा को बेस बनाते हुए चीजों को आगे बनाता हूं। यानी कि दो चीजों के बारे में बेसिकली बात करता है, या तो जीपी या क्लोजिंग स्टॉक, या जीपी या पिछले साल का क्लोजिंग स्टॉक नहीं दे रखा है तो हम प्रीवियस ईयर की इंफॉर्मेशन को कंसीडर करते हुए चीजों को आगे निकालते हैं। ठीक है। बाकी मुझे यहां चाहिए, यहां बोल रहा है कि इस महीने का, इस ईयर का क्लोजिंग स्टॉक, यानी कि यहां की बात कर रहा है ओपनिंग स्टॉक। यहां जो ओपनिंग स्टॉक है, उस ओपनिंग स्टॉक क्या हो गया इसको, क्लोजिंग स्टॉक, यानी कि यहां के लिए क्या बनेगा ये, ओपनिंग स्टॉक। बताओ कितना है मेरे बच्चे? ओपनिंग स्टॉक है 20 लाख का। आज हैंग हो रहा है मेरे बच्चे थोड़ा सा ना। क्या चाहता है? चलिए ना, मैं चाहता हूँ कि आपको सारी चीज एक ही जगह मिल जाए, तो इसलिए थोड़ा सा। चलिए, ओपनिंग स्टॉक 20 लाख रुपए का।
बोल रहा है इस पीरियड के अंदर जो परचेज है वो 61 लाख की है, और जो सेल्स है 84,000 की है। साथ के साथ बोल रहा है जो सेल्वेज वैल्यू है वो 6 लाख की है, और जो अमाउंट ऑफ पॉलिसी है वो मेरे पास 15 लाख की है। ठीक है, ये सारी इन्फॉर्मेशन पहले मैंने यहाँ पर नोट कर ली थी, जिससे क्या होगा कि अब मुझे बार बार क्वेश्चन को पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं डायरेक्टली क्या करूंगा, सीधा सीधा यहीं से क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट कर दूंगा, इसलिए मैंने क्वेश्चन को प्रॉपरली यहाँ लिखा है। चलिए, हम सबसे पहले बताओ क्या करते हैं। सबसे पहले हम जिस दिन हमारे पास दुकान में आग लगी थी उस दिन के स्टॉक की वैल्यूएशन करते हैं। मैंने इसकी कैलकुलेशन करने के लिए आपको अलग अलग तरीके से चीजें बताई थी। क्या क्या चीजें बताई थी वो एक बार वापस देख लो। मैंने बोला था कि सबसे स्टेप नंबर 1, चलो मैं नीचे लिख लेता हूँ, थोड़ा सा मुझे मिलेगा, अदरवाइज क्या थोड़ा सा ऊपर नीचे पेज करना पड़ेगा। चलिए, स्टेप नंबर 1, कैलकुलेशन ऑफ वैल्यू ऑफ स्टॉक, वैल्यू ऑफ स्टॉक एट द डेट ऑफ फायर। आप चाहो तो मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट बना लो, और चाहो तो आप लोग डायरेक्टली कैलकुलेशन भी कर सकते हो। सर डायरेक्टली कैसे कर सकते हो वो बता दो। डायरेक्टली आप ऐसा कर सकते हो, क्या बेटा, ओपनिंग स्टॉक कितने का था गुरुजी, 20 लाख का। कितना माल आया ड्यूरिंग द पीरियड, परचेज ड्यूरिंग द पीरियड, मतलब 61 का आपने माल खरीदा, तो आपके पास टोटल कितना इन्वेंट्री होल्ड किया होगा आपने पीरियड के बीच में, तो आपने किया होगा 81 लाख का। मैंने कैलकुलेशन डेटा सही लिया है क्या, एक सेकंड को। 61 का परचेज है, 20 का ये है, हाँ ठीक है। ठीक है, आपने इतना इन्वेंट्री, टोटल स्टॉक आपके पास इतना आया है, पड़ा था, आया था, इतना अवेलेबल हुआ होगा, जिसमें से आपने सेल कर दिया, सेल्स ड्यूरिंग द पीरियड, ड्यूरिंग द पीरियड कितने का मेरे बच्चे, गुरुजी 84 लाख का। लेकिन मेरे बच्चे आप 84 लाख का टोटल लेस नहीं करोगे। सर क्यों, क्योंकि आपने ये भी जो है ये भी कॉस्ट पर है, ये भी कॉस्ट पर है, तो ये टोटल कॉस्ट की वैल्यू आई है। तो जो बेचने वाले की बात कर रहे हो तो ये भी तो एट कॉस्ट पर ही होना चाहिए ना, बोलो ना, तभी तो डेटा को हम कंपेयर कर पाएंगे। ये आपको मेमोरेंडम जब बनाते हो वहां पर इस चीज का आपको एनालिसिस करने का मौका नहीं मिलता है, क्योंकि हम सीधा फॉर्मेट को फॉलो करते हैं, और फॉर्मेट के अंदर डायरेक्टली डेबिट साइड में जाकर टू ग्रॉस प्रॉफिट हम परसेंट कैलकुलेट करके निकाल के रख देते हैं। ये आपको हमारा साइलेंट मोड पर छुप जाता है, लेकिन एक्चुअल में हम वहां पर भी वही कर रहे होते हैं, यहां पर भी यही कर रहे हैं। तो हमें इस चीज में थोड़ा सा बात को कंसेप्चुअल समझना होगा। ठीक है, जब भी आप इस तरीके से स्टेटमेंट में कैलकुलेशन करोगे तो आप इस बात का बेहद ध्यान रखोगे कि जो आपने सेल्स ली है वो सेल्स एट कॉस्ट पर होनी चाहिए। चलिए, अब इस कॉस्ट पर निकालने के लिए मेरे पास इक्वेशन क्या होती है बताओ, कॉस्ट प्लस प्रॉफिट इज इक्वल टू होती सेल्स, और आपका जो कॉस्ट की रेट है 1/3 ऑफ कॉस्ट है, बोलो ना, कॉस्ट पर है तो जो बेस है सो 100 मान लो, ये 103 है तो ये 1 + 1/3 हो गया, तो आप निकालो कितना रहा बेटा 3, कितना, या आप ऐसा कर लो परसेंटेज निकाल लो, बाकी मुझे कोई दिक्कत नहीं है, है ना, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, आपको थोड़ा सा चीजें सहूलियत हो जाएंगी। क्या बोला बताओ, जिस पर बेस है उसे 100 मानते हैं, इसको आप 100 मान लो, क्योंकि परसेंटेज ऑन कॉस्ट है, कॉस्ट मतलब बेस है तो बेस को 100 मानना है, प्रॉफिट कॉस्ट का 1/3 है तो यानी 33.33% है। तो मुझे बताओ सेल कितना आ गया, 133.33%, बोलो ना। तो इसका मतलब ये सेल वैल्यू है, सेल्स वैल्यू इक्विवेलेंट है
33 मल्टीप्लाई बाय प्रॉफिट कॉस्ट निकालनी है तो निकाल लो 100 के बराबर। ठीक है, तो बताओ कितना रहा, 84 है, 84 लाख है, 133 है इंटू 33 है, सॉरी 100 कर लो, तो आगे 63 के ना, 63 157, इसको 800 कर लो ना राउंड ऑफ में आप। मैं एग्जैक्ट देख लूं एक बार इसका, 13.3333 ना, 63,000 आ रहा है ना वैसे। अपन एग्जैक्ट वैल्यू निकाले बेटा इसकी, तो 63 लाख आ रहा है ना। आप इसकी एग्जैक्ट वैल्यू निकालोगे तो 63 लाख आ रहा है ना। तो मुझे बताओ स्टॉक कितने का बचा, मैं इसको यहाँ से हटा दूं। आई होप कि आपको इस बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, अभी मैं आपको चाहूंगा साथ में एक मेमोरेंडम बना देता हूँ साथ के अंदर ही, कोई दिक्कत नहीं है। आप पास बताओ कितने की इन्वेंट्री हो गई, कितने की इन्वेंट्री हो गया आपके पास, ये हुआ 61, 60 हुआ 80, 81, 63, ये हो गया 81 माइनस 63, 18 लाख का ना। बताओ आपके दुकान में माल कितने का पड़ा था, 18 लाख का। चलो इसको मैं मेमोरेंडम में भी साथ में बना देता हूँ, जिससे आपकी चीजें दिमाग में रहेगी कि हाँ मेमोरेंडम से भी ऐसा ही होता है। ठीक है, मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट, जिससे आपकी बातें क्लियर हो जाए। टू ओपनिंग स्टॉक 20 लाख का, परचेज ये वो हो गया जहां पर आपको दिमाग लगाना ना, हाँ 61 लाख का, बाई सेल्स 84 लाख की, और टू आता है जीपी, और जीपी कितना बेटा, 1/3 ऑन कॉस्ट है, तो 84,000 डिवाइड बाई लाख डिवाइड बाई 133.33 और मल्टीप्लाई, जीपी है तो 33,000। इसमें बैक का ऑप्शन नहीं आता यार, 84 डिवाइड बाई 133, जीपी निकालना 33 ना, मैं 0.33 ले लेता हूँ ना, तो मैं निकालूंगा यहाँ से 84 लाख डिवाइड बाई 133.3333 निकाल लेता हूँ इंटू 3.33, 21 लाख। तो बैलेंसिंग फिगर से आ जाएगा ये वाला, बाय स्टॉक बैलेंसिंग फिगर से कितना आ रहा है बेटा, 18 लाख का। एक बार निकाल लो, एक बार कैलकुलेशन, मैंने तो वह ऊपर वाले पुट करके रख दिया है, 20 + 61 + 21 माइनस 84, 18 लाख। ठीक है ना। आप दोनों तरीके से करो, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, जैसा आपको अच्छा लगे आप वैसा कर सकते हो, इसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात है नहीं है। मैंने आपको साथ के साथ इसलिए करवा दिया क्योंकि आपके दिमाग में डाउट रहेगा सर यार वो आसान था। ठीक है, आसान तो स्टेटमेंट वाला भी है, बट आपके दिमाग में पैरामीटर फिक्स हो जाना चाहिए कि जब भी हम स्टेटमेंट के थ्रू वैल्यू ऑफ स्टॉक निकालेंगे तो इस बात का बेहद याद रखना कि आप सेल्स हमेशा हमेशा एट कॉस्ट पे लेना है, क्योंकि ऊपर के सारे एलिमेंट किस पर है बेटा, एट कॉस्ट पर है। तो आपको सारे कंपेरेबल डेटा बनाना है तो तभी पॉसिबल है। चलिए अब मुझे बताओ स्टेप नंबर 2 में क्या निकालना है। स्टेप नंबर 2, कैलकुलेशन ऑफ एक्चुअल लॉस ऑफ स्टॉक। एक्चुअल लॉस ऑफ स्टॉक कैसे निकालेंगे बताओ बेटा, वैल्यू ऑफ स्टॉक एट द डेट ऑफ फायर, कितने का था, 18 लाख का, लेस क्या कर दोगे, जितने का स्टॉक आपने बचा लिया है, सेल्वेज वैल्यू कितने का मेरे बच्चे, 6 लाख का, तो नुकसान कितना हो गया, 12 लाख का। ये क्या आ गया आपका, एक्चुअल लॉस ऑफ स्टॉक। ठीक है ना। पॉइंट नंबर थर्ड,
कैलकुलेशन ऑफ अमाउंट ऑफ क्लेम। मैंने आपको सिंपली एक इसको थोड़ा सा बाइफरकेट करके बताया था, तो मैंने बोला दो पैरामीटर ले जाओ वाली से। ए क्या, परसेंटेज ऑफ पॉलिसी, एवरेज क्लोज की परसेंटेज है। और इसमें मैंने बताया था कि कितने की पॉलिसी ले रखी है, कितने की पॉलिसी ले रखी है। तो मैं फॉर्मूला लिखना चाहूं तो अमाउंट ऑफ पॉलिसी कितने की लेनी चाहिए थी, तो पॉलिसी टू बी टेकन और मल्टीप्लाई बाय 100। ये परसेंटेज निकालने का तरीका था। मैं साथ के साथ क्लेम भी निकाल सकता था। ठीक है, मैं दोनों तरीके से चीज को लेके चलूंगा। अमाउंट ऑफ पॉलिसी जो दे रखी है आपके पास वो है 15 लाख की। आपके इंश्योरेंस कंपनी के फंडामेंटल बोलते कि जिस दिन आपके गोदाम में जितने का माल अवेलेबल था उतने का आपको इंश्योरेंस कम से कम ले रखा होना चाहिए था। तो स्टॉक अवेलेबल था 18 लाख का, मल्टीप्लाई बाय 100, तो बताओ कितना हुआ, 15/18। ये होगा 83.33% का आपने पॉलिसी ले रखा था। कितने का मेरे बच्चे, 83.33% का ले रखा था। तो मुझे बताओ अमाउंट ऑफ क्लेम कितना आएगा, अमाउंट ऑफ क्लेम कितना आएगा। बोला कि जितने का नुकसान हुआ है, नुकसान कितना हुआ बताओ, एक्चुअल लॉस मल्टीप्लाई बाई परसेंटेज ऑफ पॉलिसी या परसेंटेज ऑफ क्लेम, कितना मिलेगा आपको बताओ। बोला कि देखो आपको नुकसान हुआ था 12 लाख रुपए का, और 83.33% की आपने रखी थी पॉलिसी, तो 12 का हो गया 83.333% का। ये होगा 9.99 10 लाख का। ये आपको क्लेम मिलेगा। मैं इस चीज को ऊपर भी दिखा सकता था डायरेक्टली भी, मैं यहां से डायरेक्टली सीधा दिखा सकता था कि भैया देखो आपको पॉलिसी ले रखी है 15 लाख की, लेनी चाहिए थी 18 लाख की, और नुकसान हुआ है 12 लाख का, तो क्लेम मिल गया 10 लाख का। मैं इसको यहां पर भी खत्म कर सकता था, बट मैंने एक स्टेप बढ़ाया आपके लिए, क्योंकि जिससे कि आप इसको एलिमेंट्री क्लासिफाइड कर पाओ कि हम कर क्या रहे हैं एक्चुअली में। अब आने वाले सवालों के अंदर मैं इसी चीज को सीधा पैरामीटर बनाते हुए आगे चलूंगा। मेरी बात क्लियर है, क्योंकि मैं आपको फंडामेंटलिस्ट दे रहा हूं सर हमें एग्जाम में करके कैसे आना है, कि हम डायरेक्टली फॉर्मूले से करके मैंने बोला कोशिश करो कि ये हो जाए। स्पीड फास्ट है तो, स्पीड फास्ट नहीं है तो फिर बाकी क्वेश्चन छूटने के चांस बढ़ जाएंगे। इसलिए फिर आपको चीजों को शॉर्टलाइज कर सकते हो, अदरवाइज आप कोशिश करो कि आप जितना डिटेल में लेकर के जाओगे चीजों को उतना आपके लिए बेहतर भी है। क्या मुझे बताओ ये क्वेश्चन आपको क्लियर है। यदि इस चीज को क्लियरिटी है तो हम चीजों को थोड़ा सा आगे और बढ़ा सकते हैं। ठीक है, फटाफट से इसको नोट करो, फटाफट से इसे नोट करो, इसको कर लो बेसिकली, बाकी तो आप फटाफट कर लोगे, फटाफट करो। चलिए चले आगे। अब देखो ये तो हो गया आपके पास नॉर्मली। अब देखो कुछ चीजें हैं जिनके बारे में आपको नोट डाल दूं कि आपको कुछ बातें हैं डेफिनेटली वो आपको नोट्स फाइल मिल जाएंगी, लेकिन क्योंकि टाइम की थोड़ी सी शॉर्टेज है इस चीज को दिमाग में रखते हुए हमेशा लेना है। नोट नंबर 1, इस क्वेश्चन से रिलेटेड नहीं है, आने वाले सभी क्वेश्चन से रिलेटेड है। लिखोगे वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री ऑलवेज एट कॉस्ट प्राइस, या मैं कहूं तो ऐसे कह दूं एज पर AS2 या इंड AS2। फाइनेंशियल अकाउंटिंग में क्योंकि इंडेस की चर्चा नहीं की जाती है इसलिए मैं इंडेस को यहां पर स्किप करूंगा, लेकिन बेसिकली आपकी कॉर्पोरेट अकाउंटिंग एंड पेपर नंबर आई थिंक 10
जो आपका है कंपनी अकाउंट्स का, उसमें इसकी चर्चा की जाती है। नोट नंबर 2, वैल्यू ऑफ स्टॉक इंक्लूड्स ओनली फिजिकल गुड्स अवेलेबल इन द गोडाउन। मैं इसके कुछ एग्जाम्स दूंगा, मैं कुछ किसके एग्जाम्पल्स दूंगा, और उस एग्जाम्पल्स के आधार पर आप डिसाइड कर पाओगे कि हमें वैल्यू की इन्वेंटरी क्या करनी है। मैं छोटी छोटी बातें समझा रहा हूं क्योंकि मैं थोड़ा सा बिल्कुल शॉर्ट में लेके चल रहा हूं, मैं इसको डिटेल में लेकर के नहीं जाना चाहता, नहीं तो 10-12 घंटे के इस पर लेक्चर लग जाएगा। ठीक है, बस मोटा मोटा समझना, क्योंकि आपके पास भी इतना टाइम नहीं और मेरे पास भी इतना टाइम नहीं फिलहाल, कोर्स कंटेंट को देखते हुए और अपने टाइम पीरियड को देखते हुए कुछ चीजों को बिल्कुल शॉर्ट एंड स्वीट समझाने की कोशिश कर रहा हूं। मेरी बात को समझो, मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं। मैं कोशिश कर रहा हूं कि आप जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनाते हो, बुक्स ऑफ अकाउंट्स में आप इन्वेंट्री को जो रिप्रेजेंट करते हो, उसकी प्रैक्टिस अलग अलग हो सकती है। सर बात बिल्कुल समझ में नहीं है, मेरी बात को रोको समझो। मैं क्या कह रहा हूं कि जो आप अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर जो क्लोजिंग स्टॉक है, जो वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री है, उसकी अलग अलग प्रैक्टिस आप ले सकते हो। जैसे कि हो सकता है कि आप एट कॉस्ट पर रिप्रेजेंट करते हो अपनी इन्वेंट्री को, ऐसा भी हो सकता है लेस वैल्यू पर भी करते हो सकता है कि आप मोर वैल्यू पर भी करते हो। यानी कहूं तो आप एट कॉस्ट, मान लो किसी इन्वेंट्री की वैल्यू 100 रुपए है एट कॉस्ट, एट कॉस्ट, और कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री एज पर AS2 जो भी आती है, ठीक है ना, आपकी 100 रुपए आती है, आप उसको एग्जैक्ट वैल्यू पर दिखाते हो कि भैया 100 रुपए की कॉस्ट पड़ी, 100 रुपए पर हमने बैलेंस शीट में रिफ्लेक्ट कर दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपने उतने में ट्रेडिंग में भी दिखा दिया, कोई दिक्कत नहीं है। यहां पर कोई दिक्कत है, आप सेम वैल्यू ट्रीट करोगे, सेम वैल्यू फॉर द पर्पज ऑफ वैल्यूएशन ऑफ क्लेम, या फॉर द पर्पज ऑफ द वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक एट द डेट ऑफ द फायर, आप इसी वैल्यू को क्या करोगे, कैरी ऑन करोगे। सेकंड, लेस वैल्यू है, लेकिन लेस वैल्यू को आप लाओगे कैलकुलेट, कैलकुलेट एट कॉस्ट प्राइस, यानी कि इसको मान लो आपने 90 रुपीज पर दिखा रखा है, तो इस वैल्यू को जब आप वैल्यूएशन करोगे तो याद रखना इसकी वैल्यू को 100 पर लेकर के आओगे, यानी कि इसकी कैलकुलेशन करोगे। कभी कहते लेस 10% लेस फ्रॉम द कॉस्ट, आप 10% लेस पे दिखाते हो, इसका मतलब जो उसकी ओरिजिनल वैल्यू है उस वैल्यू पर ना दिखा कर उसको 90% पर दिखाते हो, इसका मतलब ये हुआ कि आपको उस वैल्यू को वापस से 100% पर लेकर के जाना है। मोर देन का मतलब क्या, जैसे मान लो आपने कोई इन्वेंट्री 110 पे दिखा रखी है, लेकिन उसकी एग्जैक्ट जो वैल्यू है वो उसकी 100 है, उसकी कॉस्ट प्राइस तो 100 है, लेकिन आप दिखाते हो 110 पर, यानी कि मोर देन ऑफ कॉस्ट, आप कॉस्ट से 10 रुपए ज्यादा पर दिखाते हो, यानी 110% पर दिखाते हो, तो वापस से फिर आपके स्टैंडर्ड्स बोलते हैं कि नहीं, आपको इन्वेंट्री को हमेशा हमेशा किस पर रखना है मेरे बच्चे, कॉस्ट वैल्यू पर। यही बात बोला गया है। क्या इसका लॉजिक समझ में आ गया मैंने जो समझाया है? आपके क्वेश्चन में स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन है कि हमने इन्वेंट्री पर इस पर वैल्यू किया है, तो इस बात का बेहद याद रखना है कि आपको उस इन्वेंट्री की वैल्यू को हमेशा हमेशा एट कॉस्ट प्राइस पर ही लेकर के जाना है, चाहे वो ज्यादा पर हो चाहे वो कम पर हो। यानी कि बुक्स में किस पर दिखा तो इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है, आप क्लेम के टाइम पर हमेशा आप प्रैक्टिस क्या रखोगे, एट कॉस्ट पर लेकर चलोगे। इस नोट का मतलब यही था। अब आता हूं मैं सेकंड नोट पर, कि सेकंड नोट हमारा क्या बोल रहा है। सेकंड नोट बोल रहा है कि आप जब भी वैल्यूएशन करोगे इन्वेंट्री की, जब भी कैलकुलेशन करोगे, तो इस बात को बेहद ध्यान रखना कि आपके पास स्टॉक फिजिकली कितना अवेलेबल। मैं छोटा सा एग्जांपल देता हूं यहां पर आपके लिए ना, मेरे पास नीचे थोड़ा बेटा वो है, जैसे मान लो ये आपका गोडाउन है, ये आपका गोडाउन है, ठीक है, इसमें फायर लगा है। अब क्या है, आपके पास इन्वेंट्रियां रखी हुई है, जब आप इन्वेंट्री को देखोगे तो आप एज पर बुक्स ऑफ अकाउंट्स देख रहे होंगे,
बोलो, आपके रिकॉर्ड में इतना आया इतना गया, तभी तो पता लगाओगे कितने का माल पड़ा है। अब जाकर के एक एक पीस तो ना गिनोगे, आग लग गई उसके बाद कैसे गिनोगे? आप हमेशा हिसाब किताब बुक्स ऑफ अकाउंट्स के हिसाब से लगा रहे हो। अब बुक्स ऑफ अकाउंट्स में क्या प्रॉब्लम हो देखो, ये कह रहा है कि यहां पर जो टोटल बुक्स में अवेलेबल था एज पर क्लोजिंग स्टॉक, आपका आया 10 लाख, ये बुक्स ऑफ अकाउंट्स बोल रही हैं। लेकिन साथ में ये भी बोला गया कि जो क्लोजिंग स्टॉक 10 लाख रुपए ना, इसमें से 2 लाख रुपए की जो इन्वेंट्री है ना, वो हमारे दूसरे गोदाम में पड़ी है, या फिर ऐसा कह सकते हो मालिक के घर रखी हुई है, या ऐसा कह सकते हो किसी एजेंट के पास रखी है। मेरी बात समझ में आ रही है? तो इसका मतलब ये है कि इस 10 लाख में जब आग लगी होगी, आग तो यहां पर लगी है, लेकिन इसमें से 2 लाख रुपए का ऐसा स्टॉक भी है जो आपके किसी एजेंट के पास रखा है, या किसी मालिक के घर पे रखा हुआ है। तो मुझे बताओ, जब आप इन्वेंट्री की वैल्यूएशन करोगे तो बुक्स तो 10 लाख बोल रही है, लेकिन 2 लाख रुपए की जो इन्वेंट्री है, इन्वेंट्री 10 लाख की ही अवेलेबल थी, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन 8 लाख की तो उस गोदाम में थी जिसमें आग लगी है, और 2 लाख रुपए की इन्वेंट्री वहां पर रखी हुई थी जहां पर आपका मालिक का घर था। तो मालिक के घर के वाले इन्वेंट्री तो सेफ पड़ी होगी। तो जब आप लॉस ऑफ स्टॉक निकाल रहे होंगे, जब क्लोजिंग स्टॉक निकालोगे, तो मान लो 10 लाख में से 2 लाख तो हटाना पड़ेगा, तो इसका मतलब कितना हुआ? 8 लाख रुपए की इन्वेंट्री ही थी उस दिन गोदाम में। दूसरा, ऐसा भी हो सकता है कि आपने स्टॉक में परचेज बढ़ा रखा हो, आपने इनवॉइस आपको आगे हो, पेमेंट आपने कर दिया हो, लेकिन गुड्स की डिलीवरी आपको नहीं मिल पाई। ये बेसिकली स्पेशल केसेस में जाता है, जिसको मैं यहीं पर टैकल करने की कोशिश कर रहा हूं, क्योंकि उसके वन बाय वन केस लूंगा तो मेरे पास कम से कम मुझे 5 से 6 सेशन और बढ़ जाएंगे। मैं उनको स्किप करना चाहता हूं, आपके फंडामेंटल को स्ट्रॉन्ग करना यहीं पर चाहता हूं। तो मैंने क्या बोला, आपने कोई इन्वेंट्री परचेज की, उसके इनवॉइस आ गए, आपके पास बिल आ गए, आपने रिकॉर्ड कर दिया होगा, पेमेंट भी हो गया, डिलीवरी रास्ते में आ रही है, डिलीवरी आपके पास गोदाम में आई नहीं, आपने इसके अंदर परचेज में उसको ऐड कर रखा था। तो मुझे बताओ, जो माल आपके गोदाम में पहुंचा ही नहीं, क्या वो जल गया होगा? क्या वो लॉस में कवर आएगा? आंसर नहीं। तो आपको उसको भी यहां से निकालना पड़ेगा। इसी का मतलब यही है जो मैं आपको कहना चाहता हूं, कि जितना गुड्स आपका फिजिकल अवेलेबल था गोडाउन के अंदर, आपको उसी को ध्यान रखना है, बाकी स्टॉक को आपको बाहर निकाल देना है, क्योंकि वो स्टॉक जला ही नहीं है। जब वो जला ही नहीं है तो ना ही उसका लॉस होगा, और ना ही लॉस होगा तो ना ही उसका क्लेम में कवरेज कवर होगी। मेरी बात क्लियर है? आपको समझ में आ रही है? मैं यही दो नोटों से बात समझाने की कोशिश करता हूं। मैं एक आध शायद कोशिश करूंगा कि इस बेस पर भी आपके लिए क्वेश्चंस लूंगा। क्या मेरे बच्चे? इस पर भी बेस्ड आप कुछ ना कुछ क्वेश्चंस लूंगा, जिससे आपकी ये चीजें भी क्लियर हो जाए। बट आपको कंसेप्चुअली देखना है कि जो माल आपने इंक्लूड कर रखा बुक्स ऑफ अकाउंट्स में, क्या वो माल फिजिकल अवेलेबल था गोडाउन में, तो वो लॉस की कैटेगरी में जाएगा। जो माल गोडाउन में था ही नहीं, जो माल डिस्पैच होकर आया ही नहीं, आपने सेल कर दिया, माल बेच दिया, लेकिन आपने डिलीवरी नहीं दी, आपने डिलीवरी नहीं दी, तो उस केस के अंदर क्या होगा कि आपने सेल घटा रखा है, लेस कर रखा है, जबकि वो माल गोडाउन में अवेलेबल था, उसकी डिलीवरी हुई नहीं, तो वो माल भी आपका एडबैक होगा, क्योंकि वो माल आपका एक्चुअल में लॉस हुआ होगा। दूसरा, आपने माल सेल कर दिया, कस्टमर के ग्राहक के वहां पड़ा हुआ था, आपने सेल दिखा रखी है, लेकिन वो सेल ऑन अप्रूवल था, अभी क्लाइंट का अप्रूवल आया नहीं। जब उसका अप्रूवल आया ही नहीं है, तो इसका मतलब वो सेल भी नहीं माना जाएगा, तो आपको उसको भी कंसीडर करना है। तो ऐसी बहुत सारे पॉइंट्स हैं जहां पर आपको स्पेशल केसेस के अंदर कवर होता है। बट स्पेशल केसेस का कहानी बस इतनी सी है कंसेप्चुअली, कि जितना आपके गोडाउन में फिजिकल माल अवेलेबल था, जितने का अवेलेबल था, उसी के आधार पर क्लेम का कैलकुलेशन होगा, उसके अलावा आपको यहां पर ज्यादा कुछ दिमाग में नहीं रखना है। ठीक है, ये तो हो गया आपके फिजिकल की अवेलेबिलिटी। दूसरा, हमारे पास कभी कभार क्या होगा कि एबनॉर्मल टाइप्स के आइटम्स भी होंगे। क्या होंगे मेरे बच्चे? एबनॉर्मल आइटम का मतलब क्या है? एबनॉर्मल टाइप का मतलब है, जैसा हम माल प्रोड्यूस करना चाहते थे, जिस क्वालिटी का, जिस एक्सपेक्टेशन के आधार पर हम माल बनाना चाहते थे, उस एक्सपेक्टेशन के हिसाब से माल नहीं बना, यानी कुछ ना कुछ उसमें क्या आ गया? डैमेज आ गया, डिफेक्टिव निकल करके आ गए। तो डिफेक्टिव का मतलब ये है, जैसे मान लो कोई आपके किसी शोरूम में आप सामान लेने जाते हो, आपने मान लो शर्ट देखी, क्या देखी मेरे बच्चे? की शर्ट, उस पर लिखा हुआ था 799 पर पीस के हिसाब से आपके प्राइस थी। आपने देखा उसका एक बटन टूटा हुआ है, क्या टूटा हुआ है? एक बटन टूटा हुआ है। आप नीचे लेकर के गए, बोला स्टोर कीपर से कि भैया देखो ये कितने की? बोला 799 की। बोला बटन टूटा हुआ है। ये नॉर्मल छोटी मोटी दुकान में बटन वो लगा भी देते हैं, लेकिन बड़े बड़े शॉपिंग मॉल में ऐसा नहीं होता है।
बड़े बड़े शॉपिंग मॉल में ऐसा नहीं होता। वो माल मालूम नहीं लेके वो लास्ट तक पड़ा रहता है स्टॉक के अंदर। अब लगता है अपने स्टोर कीपर को कि यार इसको निकाल दो ना यार। तुम मुझे बताओ, क्या वो 799 पर बेचेगा? आंसर नहीं। वो क्या करेगा, वो कम पर बेचेगा। बोलो भैया यार ऐसा करो 500 में ले जाओ, ये बटन तो टूटा हुआ ना। तो यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि जो गुड्स आपका डिफेक्टिव है, या जो गुड्स आपका क्या है, पुअर लाइन सेलिंग प्राइस का है, वो आपका डेफिनेटली कम प्राइस पर जाएगा। डिफेक्टिव पीस इज ऑलवेज सेल ऑन लोअर देन ऑफ द एक्चुअल सेलिंग प्राइस। वो आपके हमेशा उस प्राइस से नीचे जाएगा, उससे ऊपर नहीं जाएगा। मेरी बात क्लियर है? तो इसी को बोलते क्या हम। अब यहां पर चीज देखो, अब यहां चीज देखो, आपका जो सेल्स है, वो सेल में दो प्रकार की चीज आ गई। एक है नॉर्मल, एक है आपके एबनॉर्मल, जो कि आपकी सेलिंग प्राइस पे कम पे जा रहा है। आपने क्या किया, 10 लाख रुपए का सामान था, 8 लाख रुपए का सामान था, ये सेलिंग प्राइस थी 100 रुपए। यहां 2 लाख रुपए का सामान है, ये सेलिंग क्या 10 की 100 की नहीं, ये 80 पे जा रहा है। तो यानी कि यहां पर आपके लिए बोला जाता है कि जो आप क्लोजिंग स्टॉक लोगे, तो आप इसके रिमेनिंग के हिसाब से ले जाओगे। बोल नहीं, आपको क्या करना है, दोनों को अलग अलग चलना है, क्योंकि इसकी वैल्यू अलग होगी और इसकी वैल्यू अलग होगी, क्योंकि आपको हमेशा एट कॉस्ट पे लेना है। तो यानी कि आपको देखना पड़ेगा कि जो नॉर्मल गुड्स की वैल्यू अलग हो सकती है और एब नॉर्मल की गुड्स की वैल्यू अलग हो सकती है। तो दोनों के आप क्या करोगे, कैलकुलेशन के पर्पज से आप दोनों को क्या लेकर चलोगे, साथ साथ लेकर के चलोगे। मेरी बात क्लियर है? साथ साथ लेकर के चलोगे, दोनों को अलग अलग कैटेगराइज करके चलोगे, दोनों की कैलकुलेशन करते समय फिर दोनों को ऐड करोगे। चलिए, ये बात शायद ऊपर से निकल गई होगी, तो मैं एक दो एग्जांपल देके इस बात को और अच्छे से समझाने की कोशिश करूंगा। बट आपको इतना ही समझना है कि यदि क्वेश्चन के अंदर एबनॉर्मल आइटम्स हैं, यानी एबनॉर्मल नेचर की सेल है, लोअर सेलिंग प्राइस का कोई गुड्स अवेलेबल है, तो उस केस के अंदर आप दोनों को क्या करोगे, अलग अलग सेपरेट सेपरेट कॉलम बना करके उनको ट्रीट करोगे। लेकिन आपके पास ऐसा कुछ है नहीं है, नॉर्मल चीजें हैं, तो आप उसको नॉर्मली अलग से ट्रीट करके चलोगे। जैसे मैंने छोटा सा आपको एक एग्जाम्पल दिया है, एक मैंने आपको एग्जाम्पल भी दिया है। यहां लिखा हुआ पपलू लिमिटेड, कौन है मेरे बच्चे, पपलू लिमिटेड हैज टेकन आउट ए फायर पॉलिसी 1,60,000, इतने की आपने पॉलिसी ले रखी है, कवरिंग स्टॉक, स्टॉक की कवरेज है ओनली फॉर ए फायर अकर्ड 31 मार्च 2013, 2013। चलो कोई नहीं, 2013 में हमारे पास आग लग गई है 31 मार्च को। ठीक है, द फॉलोइंग पर्टिकुलर आर अवेलेबल, हमारे पास इंफॉर्मेशन है। स्टॉक है 31/12/2012, इसका मतलब 1 जनवरी से लेकर के 31 दिसंबर तक बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन होती है स्टॉक की, इस टाइमलाइन से पता लग रहा है। परचेज किए हैं टू द डेट ऑफ फायर, यानी कि इस पीरियड का है। सेल डेट ऑफ द फायर, कैरेज इनवर्ड दे रखा है, कमीशन ऑन परचेज दे रखा पेड 2% है, ग्रॉस प्रॉफिट दे रखा 50% ऑन कॉस्ट। यू आर आस्क्ड द असर्टेन total loss of stock, amount of claim to be made against the इंश्योरेंस कंपनी, अज्यूमिंग दैट द पॉलिसी वाज सब्जेक्ट टू एवरेज क्लोज, और सेल्वेज वैल्यू है इतने इतने का। आपको जब भी अमाउंट ऑफ पॉलिसी दे दे, तो आपको दिमाग में आंख बंद करके, ये चाहे लिखा हो या ना लिखा हो कि एवरेज क्लोज लगाना है, तो उस केस में आपको हमेशा लगाना है। यदि अमाउंट ऑफ पॉलिसी दे रखा है तो आपको देखना पड़ेगा एप्लीकेबल है या नहीं है। आपकी पॉलिसी का अमाउंट कम है तो डेफिनेट लगेगा, और पॉलिसी का अमाउंट ज्यादा है तो उस केस में आप उसको स्किप भी कर सकते हो, नोट लगा करके छोड़ सकते हो। चलिए, इसी चीज को हम यहाँ पर कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं। पहले मैं थोड़ा सा एक टाइमलाइन बना लेता हूं, जिससे आपकी चीजें आसान हो जाएं। ये रहा, ये आपका पास है 31/12 और 12, और ये है 31/3/2013, ये डेट ऑफ फायर है। ठीक है, डेट ऑफ फायर है, इसके बीच में इंफॉर्मेशन दे रखी है, कुछ परचेज है, कुछ सेल्स है, ओपनिंग स्टॉक है, सेल्वेज वैल्यू है, अमाउंट ऑफ पॉलिसी है। अमाउंट ऑफ पॉलिसी तो है 1,60,000 की, और शायद 41,360 का है सेलेज वैल्यू, और ओपनिंग स्टॉक दे रखा है मेरे पास क्वेश्चन के अंदर 60,000 का, और परचेज है मेरे पास 260 180।
180। और यहाँ जो जीपी की रेट है 50% है, ऑन कॉस्ट है वो, है ना। हाँ, कॉस्ट है, कैरेज इनवर्ड भी है 1600 का, और आपके पास कमीशन भी है, ये भी लिख लो आप ना। कैरेज है आपके पास 600 की, कमीशन ऑन परचेज है आपके पास 2% ऑन परचेज का ही होगा डेफिनेटली, क्योंकि परचेज पर है तो परचेज पर ही कमीशन होगा, है ना। चलो, उसी चीज को फंडामेंटल देखते हैं, फटाफट से आ जाते हैं। इसमें एबनॉर्मल का कुछ लिखा नहीं है मैंने, क्योंकि मैं चाहता था कि एक बार उसकी नोटिंग करा दूं पूरी, तब करें। चलिए, फटाफट से आंसर पा जाते हैं। स्टेप नंबर 1, कैलकुलेशन ऑफ स्टॉक एट द डेट ऑफ हायर। चलो, मैं आपकी कैलकुलेशन को सहूलियत करने के लिए ना, मैं आपके लिए मेमोरेंडम लेके चलूंगा, जिससे आपको चीजें क्या थोड़ी सी आसान हो जाएंगी। कुछ बच्चे के कंफ्यूज हो जाते हैं, जीपी क्यों हटा रहा हूँ, कैसे निकाल रहा हूँ, वो कभी कभी उनकी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाती है। इसीलिए मैं मेमोरेंडम लेके ही चलूंगा, चलो, जिससे आपकी प्रैक्टिस में थोड़ा सा एक फिक्स पैरामीटर हो जाए। मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट, बच्चे सवाल दिमाग में आ रहा है क्या? मेमोरेंडम क्यों बना रहा हूँ? क्योंकि हमेशा ट्रेडिंग अकाउंट एंड ऑफ द ईयर बनता है, जो कि दिसंबर में खत्म हो चुका है। ड्यूरिंग द पीरियड, बीच में जब भी हम कोई कैलकुलेशन करने के लिए कोई भी ट्रेडिंग अकाउंट का अकाउंट फॉर्मेट बनाते हैं, तो वो हमेशा मेमोरेंडम में होता है। ठीक है, चलिए। टू, ओपनिंग स्टॉक 60 का। टू, परचेज भी है इसमें, और परचेज है 260 की। बाई सेल्स है 164, 180 की। टू, कैरेज इनवर्ड डायरेक्ट खर्चा है, तो परचेज की कॉस्ट में जुड़ेगी वैसे। और टू, कमीशन ऑन परचेज भी है, ये भी डायरेक्ट है, तो 2,60,000 का 2%, 5200। और टू जीपी है, ये दे रखा है, 50% ऑन कॉस्ट है। एक बार परसेंट फिर वेरीफाई कर लेता हूं मैं। हाँ, कॉस्ट है, हाँ कॉस्ट का है, तो लगा लो। सेल आपकी दे रखी है कितने की बेटा? 180 की, तो ये निकलेगा आपका 180 डिवाइड बाय 150 मल्टीप्लाई बाय 50। कैसे? कॉस्ट प्लस प्रॉफिट आता है सेल, तो कॉस्ट पर बेस है तो बेस 100, प्रॉफिट इसका 50 है, तो दोनों का 150। सेल दे रखी थी, सेल इक्विवेलेंट टू 150 है, 180 डिवाइड बाय 150 मल्टीप्लाई बाय 50, 60,000 का। बाय आ जाएगा स्टॉक एट द डेट ऑफ फायर। ये क्वेश्चन इसलिए दिया था कि पिछले क्वेश्चन में ना एक्सप्लेनेशन साथ साथ दे रहा था, अब मैं फटाफट से कर रहा हूं, जिससे आपके ट्रैक पर आ जाओ कि हाँ हम करते कैसे हैं। ठीक है, तो लगा लो इसका, ये हो गया 60 प्लस हो गया 260 प्लस 1600 प्लस 5200 प्लस 60,000, ये आ गया 386,800, 386,800 -180, 206,800। कैलकुलेशन मिस्टेक को बेटा चेक कर लेना, है ना, कैलकुलेशन मिस्टेक थोड़ा चेक कर लेना। चलिए, स्टेप नंबर 2 क्या निकालते बेटा हम? एक्चुअल लॉस, कैलकुलेशन ऑफ एक्चुअल लॉस। एक इंटरेस्टिंग चीज बताऊं, इसी को हम इंश्योरेबल अमाउंट बोलते हैं, इंश्योरेबल अमाउंट।
इंश्योरेबल अमाउंट, इतने का इंश्योरेंस आपको लेना चाहिए। यदि इतने का इंश्योरेंस ले रखा है तो आपको कोई भी एवरेज क्लोज नहीं लगाना, यदि इससे कम पे ले रखा तो एवरेज क्लोज लगता है, ठीक है ना। एक्चुअल लॉस कैसे निकालो बताओ? वैल्यू ऑफ स्टॉक एट द डेट ऑफ फायर कितने का है? 206800 लेस सेल्वेज वैल्यू 41,000, कितना है बेटा? 41,360। 41,360 लेस कर दे, हो गया 165,440। ये हो गया एक्चुअल लॉस। अब मैं क्लेम डायरेक्ट निकालूंगा। अमाउंट ऑफ क्लेम, अमाउंट ऑफ क्लेम, तो बताओ पॉलिसी कितने की ले रखी है? पॉलिसी कितने की ले रखी है? 1,60,000 की। बोलो हाँ या ना। बिल्कुल। लेनी कितनी चाहिए थी? इंश्योरेबल अमाउंट कितना है बेटा? मैंने बताया था ये वाला है, सॉरी ये वाला नहीं बेटा, ये वाला, सॉरी ये वाला 206800। 206800 कम के लिए रखी है तो लगेगा एवरेज लॉस। एक्चुअल लॉस कितना है? 165,440। जितने की पॉलिसी लेनी चाहिए थी उतने की ले लेते तो आपको पूरा 165,440 का क्लेम मिल जाता, बट इस केस में नहीं मिलेगा। ठीक है, 206800 मल्टीप्लाई बाय 160 का, तो 128 का क्लेम मिलेगा आपको। तो बताओ, क्वेश्चन के दो आंसर थे। एक पूछता है कि भैया टोटल लॉस कितना हुआ है, तो हमने बताया था 165,440 का था एक्चुअल लॉस तो, और अमाउंट ऑफ क्लेम कितना मिला है आपको? 128,000 का। ये आपके दोनों इसके आंसर है। ये आपका बिल्कुल बेसिक है जिसका आपको स्ट्रक्चर दे दिया मैंने। और अब मैं यहां से चीजों को ऐड ऑन करता हुआ चला जाऊंगा। एक मुझे क्वेश्चन एबनॉर्मल का कराना है, एक क्वेश्चन ओनली फॉर एक क्वेश्चन एबनॉर्मल कराना, वो बड़ा अच्छा वाला कराना है। और इसके बाद मैं सीधा सीधा आऊंगा कहां पर आकर के? लॉस ऑफ प्रॉफिट पर। ठीक है, 2 या 3 सेशन और लूंगा, इसको मैं खत्म करूंगा। हो सकता है कि 2 सेशन में ही खत्म कर दूं क्योंकि आने वाले सेशन थोड़े आपके लॉन्ग होंगे, तो डेफिनेटली अब आपको जल्दी जल्दी चीजें मिलने वाली हैं। और आपके लिए हो सकता है, आई होप कि आपको पार्टनरशिप बड़ी जल्दी ही स्टार्ट होगी, इसी वीक में स्टार्ट होगी। ठीक है ना, और हम 6 से 7 दिन में पार्टनरशिप को मोस्ट प्रोबेबल खत्म करेंगे। ठीक है ना, तो यानी कि इस मंथ में आपके लिए बहुत कुछ होने वाला है। इस मंथ में आपका करीबन अप्रोक्स आई होप कि 30 मार्क्स तक का आपका कवरेज खत्म हो जाएगा। उसके बाद मुझे 30 यानी कि इसके बाद मुझे 50 का और कराना है, टोटल 80% कराना है। तो क्योंकि 80 इसलिए कराना है क्योंकि 20% मार्क्स में आपको कहीं ना कहीं वो मैं चीजें कुछ स्किप कराऊंगा, जो आपको मुझे लगता है खुद कर सकते हो उनको मैं स्किप भी कराऊंगा। ठीक है, मिलते हैं आपको एक नेक्स्ट सेशन में और इसी टॉपिक को आगे बढ़ाते हो। किसी को डाउट है तो मैंने आपको बोल रखा आपके साथ नीचे जो चैनल है उसको डेफिनेटली आपको सब्सक्राइब करना है। आप जितना मुझे प्यार दोगे मैं आपको उतनी गहराई से बढ़ाता जाऊंगा। आप लाइक जरूर करें मेरे बच्चे, लाइक जरूर करें, कमेंट जरूर करें आपके लिए, क्योंकि जितना आप मुझे सपोर्ट करोगे ना हमारे अंदर मोटिवेशन उतना ही बढ़ता है। ये बात आप नहीं जानते होंगे शायद, इस बात को लेकर हम बहुत जानते हैं। हमारा यदि एक सब्सक्राइबर बढ़ता है तो हमें बहुत खुशी मिलती है, हमें लगता है कि नहीं बच्चे हमारी चीजों को लेकर के एग्री करते हैं। कोई डाउट है डेफिनेटली पूछे ना। आपको नीचे चैट बॉक्स में डाउट नहीं पूछना है, आपको नीचे आपको व्हाट्सएप नंबर दे रखा है, आप वहां जाकर के पूछिएगा, कॉल मत कीजिएगा। डेफिनेटली पहले एक बार आप लोग क्या कीजिएगा, मैसेज कीजिएगा। मैसेज का डेफिनेटली आपको विद इन टाइम में, आपको कुछ टाइम के अंदर ही आपको उसका रिप्लाई मिलेगा। और जैसे मैं फ्री हूँ डेफिनेटली आपको शॉर्ट एंड स्वीट फटाफट से उसका रिप्लाई कर दिया जाएगा। ऐसा कोई नॉर्मल सवाल का आंसर हुआ तो हो सकता है इमीडिएटली दे जाए, लेकिन जहां लगता है कि मुझे आपको एक्सप्लेनेशन देने की जरूरत है तो डेफिनेटली फिर मुझे आपको थोड़ा सा टाइम चाहिएगा, यानी कि आपको लेकर के मुझे बैठना पड़ेगा। आपकी जरूरत होगी तो डेफिनेटली हम आपके जूम मीटिंग है या हमारे खुद का हमारे पास एप्लीकेशन है, हम वहाँ पर आप आराम से मीटिंग कर सकते हैं। नीचे ब्रांड एकेडमी का एप्लीकेशन उसको भी सब्सक्राइब करना है। बुक मैंने पहले बता रखा कि बुक आपको दे रखी है, उसमें क्या क्या कवरेज है ये पहले ही मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ। आप उस स्टडी मेट को लीजिएगा और उसी स्टडी मेट के
हिसाब से अपनी प्रैक्टिस को स्टार्ट कर दीजिएगा। उससे बाहर आपको एक भी क्वेश्चन एग्जाम पेपर में नहीं मिलेगा, उससे बाहर मतलब उस पैटर्न से बाहर नहीं मिलेगा आपको। बाकी नया आता है तो फिर वो एक अलग बात है, उस पैटर्न से बाहर आपको क्वेश्चन नहीं मिलेगा, इस बात की मैं आपको 100% श्योरिटी देने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है ना। मिलते हैं आपको नेक्स्ट सेशन में और इसी टॉपिक को आगे बढ़ाते